नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और आशा जी मेरे साथ आपको फ्रेम में तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन अब वो इस रूप में है नहीं हमारे बीच में। कैसा होता है ना, हम आते हैं और चले जाते हैं, पर हमारे आने और जाने के बीच में हमारे साथ क्या होता है, हम क्या करते हैं, खास करके जब ऐसा कलाकार जैसे लता जी थी, जैसे आशा जी थे, मुझे लगता है वो शताब्दियों में एक होता होगा कोई कोई टीनेजर गाना शुरू कर दे और फिर 92 तक गाता रहे, और ऐसे-ऐसे गाने जो कि वाइड रेंज वाले हों, तो आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि देने का मन आप सबका भी रहा होगा। हमारे साथ जुड़िए, उसी के लिए ये एक बातचीत शुरू होने वाली है, और जिनके साथ शुरू होने वाली है, उन तक आपको ले जाने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये है 2005 और आशा जी के साथ हैं विनीता खन्ना जी, जिन्होंने उनके शोज़ जो अमेरिका में हुए थे, 2 तो उन्होंने होस्ट किए थे। वो खुद गाती भी बहुत अच्छा है। तो स्वागत करते हैं वनीता जी का। नमस्ते। नमस्ते अशोक जी, कैसे हैं आप? एकदम आनंद है। तो पहले थोड़ा फिलोसॉफिकल बात करते हैं। एक तो हमको पता है कि भगवद गीता से आए तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, कि जिसका भी जन्म हुआ है जो जाने वाला ही है। लेकिन एक सुर है, ऐसे कहते हैं यूनिवर्स जो है ना वो छंदोबद्ध है, एक लय है प्रकृति में, और जो संगीत की विधा के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो गायक होते हैं, ऐसा लगता है वो ईश्वर के एक एडिशनली उनको क्लोज प्रॉक्सिमिटी मिल जाती है, क्योंकि हम जब सुनते हैं संगीत को तब भी ऐसा लगता है। तो इस बात को लेते हुए ये वाला सीन, और जैसे आप पहले बता रही थी जब आप उनसे मिली, एक तो मैचिंग था, आपने पहले से प्लान कर रखा था क्या कि वो ये पहन के आई, वो ये पहन है? यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज एंड मैं हर मैसेज को रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ यूनिवर्स के। तो ये 2005 की बात थी, वो आ रही थी इंडिया से, ये जेएफके एयरपोर्ट की फोटोग्राफ है। और मुझे कहा गया कि आप उनको रिसीव कीजिए जाके, क्योंकि और मैं बहुत कीन थी बिकॉज मैं तो उनकी पूजा करती थी। तो मैं उनको लेने गई और जब वो बाहर आई तो शी वॉज वेयरिंग द एग्जैक्ट आइडेंटिकल शेड ऑफ ब्लू दैट आई वॉज वेयरिंग। या तो मुझे लगा कि ये इट वॉज एन एक्सेप्टेंस एंड अ ब्लेसिंग फ्रॉम हर एंड फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर दैट मोमेंट which is so precious and forever will be. तो जी, वो जेएफके एयरपोर्ट की बात है और मैंने उनके जो बिना झिझक के पैर छुए थे, जो मैं बहुत कम लोगों के छूती हूँ। आई शुड बी लिटिल मोर डूइंग दैट मोर, बट मुझे बहुत कम लोग हैं, जब मैं झुकती हूँ तो मैं पूरी झुक जाती हूँ दंडवत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जब आप पहले बता रही थी तो मुझे ऐसे याद है, हमारी फैमिली में एक ऐसा ट्रेडिशन था कि सुबह और शाम घर में अपने से जितने भी बड़े हैं उनके पांव छूने होते, चाहे मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है तो भी मैं आज तक भी छूता हूँ। तो मैंने तो बहुत ही पांव छुए हैं। मैंने तो जीवन में बहुत पांव छुए हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब, बट एनीवे, आई थिंक सब अपने अपने एंगल से उसका एक इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, बट आई थिंक इट इट्स अ गुड एक्सरसाइज। लेकिन लेकिन साथ में इट कीप्स यू हम्बल आल्सो, एंड झुकना कहीं ना कहीं तो बढ़िया ही रहता है। पर ये झुकने की बात को लेते उठते हैं आशा जी के साथ में, और ये बात याद करते हुए कि 50s से लेके अभी तक, मतलब आशा तो छाई हुई थी, आशा हम सबको जीवन में चाहिए ही चाहिए। तो इनका ये वाला जो था, इन्होंने कहा आई एम फार फ्रॉम डन, देयर इज सो मच टू लर्न, सो लिटिल टाइम। पहले ये बताइए आपने उनसे क्या सीखा जब वैसे सुनते हुए, और जब आपने उनके साथ समय बिताया? मैंने उनसे फियरलेसनेस सीखा। मैंने उनसे ये सीखा कि देयर इज नो एंड टू लर्निंग। इन द वेरी ब्रीफ इंटरेक्शन एंड इन जस्ट फॉलोइंग हर करियर, मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंटिन्यूअसली जनरेशन पर जनरेशन, डेकेड पर डेकेड, genre beyond genre, she has continued to reinvent herself. She has continued to break barriers and connect with all generations possible. जहाँ पे घर के ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और बच्चे तीनों कोई ना कोई आशा भोसले का गाना सुनते हैं, which has been
अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, दैट मीन्स देयर इज नो एंड टू लर्निंग। और वो जो उन्होंने उस पिक्चर जो अभी आपने शेयर की थी कि आई विल ऑलवेज कंटिन्यू टू लर्न समथिंग, वो तब भी जब मेरे को शो कर रही थी और मुझे उन्होंने पूछा पीछे कि सब ठीक है, मैं ठीक गा रही हूँ, सब ठीक ठाक है, और तो और मेरी साड़ी ठीक है और ये ठीक है, यू नो, शी डिडंट हैव दैट एयर ऑफ एरोगेंस अराउंड हर, शी वाज सो ग्राउंडेड एंड हम्बल। तो एक, नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट बट एज अ पर्सन ऑल्सो, तो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा आर्टिस्ट, आई थिंक इट हैज टू गो पैरेलली। आप यू कांट बी वन एंड नॉट द अदर, एंड शी वाज दैट होलिस्टिक इंडिविजुअल। तो हमने श्री श्री रविशंकर जी के साथ उनको देखा, कई फोटो उनकी मोदी जी के साथ भी होगी, जो भी हुजू है नेचुरली वो आशा जी के आसपास रहे होते हैं किसी न किसी रूप में। आप भी रहेगी तो बढ़िया, बधाई हो आपको। बट नाउ लेट्स लुक एट हर ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ द वर्सेटिलिटी। तो उन्होंने भजन भी गाए, तो गाने भी गाए, तो कैबरे पे गाने वाले भी गाए, तो गजलें भी गाई। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी आशा जी को श्रद्धांजलि देने वाली बात लेकर, जब हम उनके गीतों की तरफ बढ़ेंगे? तो ऐसे आप गुनगुनाती होंगी, तो कौन सा ऐसा गीत है जो सबसे अधिक प्रिय है आपका? तो मेरा वैसे तो ऑल टाइम फेवरेट इज मेरा कुछ सामान, जो उन्होंने इजाजत में गाया था। उनके इजाजत के सारे गाने बहुत बेहतरीन थे। वो जो एक था, कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, प्यासी हूं मैं प्यासी रहने दो, तो वो मोस्टली व्हेन पीपल थिंक ऑफ इजाजत, लोगों को वो गाना याद आता है। लेकिन मुझे मेरा कुछ सामान जो गाना था, उसके जो एक एक वर्स लिखी गई है, वो भी इतनी खूबसूरत लिखी गई है, एंड जिस तरह से उन्होंने भी गाया है, वो मुझे आज तक उसको सुन के और उसको गा के गूज बम्स होते हैं। तो दैट इज वन वन ऑफ माय हॉट फेवरेट्स। एंड अभी कुछ पहले आपसे बात हो रही थी आइए मेहरबान के बारे में, तो उसमें जिस तरह से उनका वोकल वर्सेटिलिटी दिखता है, वो आसान नहीं है हर एक के लिए, और एट एनी एज। तो एंड सॉन्ग्स लाइक पिया तू, जो आज तक क्लब्स में बजते हैं, और छोटे यंग बच्चे हमारे जो हैं, दे आर डांसिंग टू उसकी बीट्स बदल के, they have been just transformed into something else, and they're still aware of these songs only because these songs were sung in a very progressive style, and only she could do it. तो देखिए, आप अगर उस गाने को याद कर रही हैं, मेहरबानी करके आप वो वाला गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। मेरा कुछ सामान। नहीं, आइए मेहरबान। हम्म। आइए मेहरबान, बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। इतना ही गाती हूँ। हाँ, पर ये म्यूजिक भी कितना अच्छा था ना, इसमें बहुत सूदिंग था। हाँ। हालांकि मधुबाला भी याद आ जाएंगी, जिन्होंने ये पिक्चर देखी होगी। हावड़ा ब्रिज का गाना था, ये 1958 में आई थी पिक्चर। इतने बरस हुए, लेकिन ये मेहरबा जो है, ये आपको अभी तक भी एकदम ताजा ताजा लगता है। तो 50s में थोड़ा सा और रहते हैं। एक और आशा नाम की पिक्चर का गाना था, इना मीना डिक्का। लेकिन एक श्री 420 का मुड़ मुड़ के ना देख जो था, वो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा गुनगुनाए तो। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो इतने मैसेजेस भी हैं गाने में। मैसेजेस बहुत, पहले हाँ, गानों में मैसेजेस होते थे, आजकल ढूंढने पड़ते हैं। फिर भी होते तो होंगे कहीं ना कहीं, ऐसी बात आजकल नहीं है। भी है कुछ, लेकिन थोड़े कम है, पर है। कुछ कुछ गाने कहते हैं ढूंढते रह जाओगे मैसेज, वैसे ढूंढने की तकलीफ मत करो। पर कईयों में होते ही हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर ऐसा होता है कि मनोरंजन और मैसेज दोनों हमेशा साथ साथ जाएं, ये जरूरी है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? मुझे पता नहीं, दिस कुड बी एन इंडिविजुअल थिंग, मैं मैसेज ढूंढती हूँ, मैं अच्छा। मनोरंजन में मैसेजेस ढूंढती हूँ। मुझे डेप्थ चाहिए, तो इवन इफ इट्स अ पार्टी सॉन्ग, आइए मेहरबान, उसमें भी डेप्थ बहुत है। और
पिया तू अब तो आजा, वो भी हम्म। कहने को बहुत चुलबुला सा गाना है, लेकिन उसमें भी वो उस मूड की डेप्थ है। यू नो, दिस अ मूड फॉर एवरीथिंग, वो मूड कितना खालिस है, उसकी बात है। तो हाँ, बट बहुत सारे बॉलीवुड के गाने जो काफी मुझे खोखले लगते हैं, विदाउट नेमिंग एनी नेम्स, बट मुझे याद भी नहीं रहते, मैं उनको याद रखना भी नहीं चाहती, बट देर आर मोस्टली सॉन्ग्स किसी भी जॉनर के हों विद सम डेप्थ, लेयर्स जिसमें होती हैं, वो मुझे बहुत एडिक्टिंग लगते हैं। तो लेयर्स की बात को लेते हुए आशा जी की गायकी में जो लेयर्स थी उसकी तरफ अगर चलते हैं तो अब ये जो है गाना, उसकी ट्यून याद है, उसको आप याद करते हैं, झुमके को तो आपको आशा जी की आवाज भी याद आ जाती है। इसमें क्या खास बात एज अ सिंगर आशा जी की आपको लगती है झुमका गिरा रे में? तो उसमें ये खास बात लगती है कि आप जब देखते हो परफॉर्मर को ऑन स्क्रीन और आपको लगता है कि ये इसी की आवाज है, ये कोई प्लेबैक नहीं कर रहा है शायद, क्योंकि वो इतनी मैचिंग है विद द एटीट्यूड ऑफ दैट परफॉर्मर। साधना जी जो है स्क्रीन पे, वही चुलबुलापन, वही नटखटपन, शायद वो अगर साधना जी गाती तो शायद वैसे ही गाती उसी अंदाज में। वो जो अंदाज कैप्चर करा है उन्होंने, वो आशा जी में एक खास बात थी। वो हमेशा किसी के लिए गाने से पहले कहती थी कि मुझे मिलना है उस परफॉर्मर से, क्योंकि मुझे याद है किस्सा, अभी आप थोड़ा 50-60s में है, बट बहुत बाद में नीलम कोठारी जी जो आई थी, तो हाँ। नीलम जी का एक गाना था, उसमें वो 16 साल की थी, अच्छा। और आशा जी वॉज मच मच, मतलब 50 की या कुछ ऐसी उम्र की होंगी, और उसमें उन्होंने नीलम जी के लिए गाया था। आई मीन व्हाट अ चैलेंज टू साउंड दैट नटखट एंड चुलबुला एंड यंग, सो दैट वाज हर स्पेशलिटी। जादूगर एक तरह का होता है कलाकार, ऐसा आशा जी को सुनते हुए कहीं लगता है। पर ये झुमका गिरा रे को थोड़ा सा आप गुनगुनाए तो कैसा रहे? सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी। मैं बोली ना 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 बाबा ना कर जोरा जोरी, लाख मनाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, हाय कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। तो जैसे झुमका बोलती ना, झुमका गिरा रे। तो ऐसा ऐसा लगता है ये गाना कहीं ना कहीं हमें हमारे भीतर एक बचपन को भी झंकृत कर देता है। मतलब उसमें एक शोखी के साथ एक निश्चलता का भाव भी है। या तो शायद ऐसा हो गया कि मैं उस उम्र में आ गया हूँ जहाँ पुराने गानों में मुझे पावनता अधिक दिखती है अभी के मुकाबले में। ऐसा हो जाता है, हम बायस्ड हो जाते हैं शायद उम्र के साथ कहीं ना कहीं। बट आई डोंट नो। सो कमिंग बैक टू आशा जी, आपको लगा कि उनकी आवाज बदली जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसा कुछ? उनकी आवाज बदलती तो है, उम्र के हिसाब से सब आवाज बदलती है, बट उन्होंने उसको डिटीरियरेट नहीं होने, शी स्लोड द डिटीरियरेशन वेरी एफिशिएंटली मेरे ख्याल से। क्योंकि हम सबको महसूस होता है कि मैं जिस तरह से 20 साल की उम्र में गा सकती थी, आज मेरी वो ना तो इतनी लंग कैपेसिटी है, हम्म। और शायद, तो आई थिंक जब आप, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डन सम क्लासिकल ट्रेनिंग, तो मुझे लगता है कि एक जमाने में बहुत बुलंद आवाज थी, बहुत फियरलेस आवाज थी, दमदार थी, लेकिन शायद मॉड्यूलेशन नहीं था, बिकॉज वो भाव नहीं था, वो भाव जो मेच्योरिटी से आता है। तो फिर वो, as so I think I've seen her go through those, the decades that a woman typically goes through, and I can imagine her evolution, because वो कहते हैं कि 40 में a woman gets fearless, so in that age she sang very fearless kind of songs, and in the 50s then she became even more fearless and experimental, because at that time she's thinking I've got nothing to lose, but nothing to lose, and also she knew that people enjoyed the variety she was bringing.
तो as a performer, as an artist, as a communicator in her musical language, she wanted to give the audience what they wanted from her, and so she kept evolving her style. तो मेरे ख्याल से जो उम्र के हिसाब से थोड़ा सा होता है वो तो हुआ, but in terms of talent and her personality, I think she kept shining. तो अब देखिए, मैं एक गाने के साथ जो भाव है उस तरफ जाते हुए मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि बहुत सारे पति या बॉयफ्रेंड सोचते होंगे कि यार वो नाराज हो जाती है गलत बात पे, तो उसको ये गाना कहीं ना कहीं से अपनी तरह से गाना चाहिए, मेरे सोना रे सोना रे सोना, क्योंकि इसमें बाद में लाइन आती है कि दे दूंगी जान जुदा मत होना, और मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना। पर ऐसा एक फॉर्मेट बन जाता है कि भाई वो सॉरी कहना तो उनके हिस्से में आता नहीं। सो एनीवे, तो ये गाना शौक है तो बात भी थोड़ी शौक लेते हो, ये थोड़ा गुनगुनाए आप अगर। तो अशोक जी, इस बारे में आई थिंक एक और शो जरूरत पड़ेगी कि वो सॉरी का जो आपने सवाल उठाया है हाँ, तो उसको उसके अलग बारे से में करेंगे, अलग शो उसको करना अलग से करेंगे, पड़ेगा। उसमें So खन्ना जी और मिसेस व्यास को भी ले लेंगे तो शायद होगा नहीं। so that makes me a little concerned कि पता नहीं वहां से क्या इनपुट आएगी, but but हाँ, तो ओ मेरे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना। बट देखिए, वो ये तो कह रही है ना कि हुआ कसूर खफा मत होना, गलती हाँ, तो नहीं नहीं, मान रही है ना, ये बड़ी बात है ना, यही मैं कह रहा हूँ, वो सॉरी कह रही है इस गाने में, बाकी नॉर्मल हाँ, ऐसा ऐसा बहुत देखने में नहीं आ रहा है, मैं वही कह रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, इस गाने की जो भावभूमि है या जो मैसेज है आपकी तरफ से, इसमें भी कुछ मैसेज है, लेकिन जो दम मारो दम था उसमें क्या मैसेज था? ओह! उसका तो अभी तक क्यों इतना गाना पॉपुलर है, बिकॉज़ उसकी जो मूड है, उसका जो एसेंस है और उसका जो मैसेज है, तो उसमें कोई और कहाँ से लोग टिपिकली शुरू करते हैं गाना, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या, दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। तो क्या बात है, भगवान के नाम भी आ गए बीच में और साइंस भी आ गई बीच में कि हम की परवाह करें क्यों। और दम भी आ गया बीच में। अच्छा, ये गाना जो है इसमें इतनी पावर है, और मैं इसे इमेजिन कर रहा था, फिर मुझे याद है मैंने सुना भी, उषा उत्थुप जब ये गाती हैं तो एक अलग फ्लेवर उसका आ जाता है हर उनके एक का साथ। अपना स्टाइल है ना, तो हाँ, हाँ। हर एक कोई अपना फ्लेवर लेके आता है। अच्छा, ये पहले तो सोना सोना जो था 60s में था। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल मैं देखता हूँ तो कई जगह वो हमारे लिए तो बच्चे बच्चियां हो गए वो, लेकिन वो क्या, वो बेबी बेबी कहकर बुलाने का फैशन हो गया कि बेबी, बेबी कैसे होता है वो। तो लेकिन वो पहले 60s में जो सोना था वो 71 में आके ना पिया तक तो आ गई वो आशा जी। तो पिया तू अब तो आ जाए गाना था कारवां पिक्चर में। कारवां मेरे ख्याल से जितेंद्र था हीरो तो, और आशा पारिक हीरोइन थी हाँ, परहैप्स। आशा पारेख हीरोइन थी शायद। हाँ, तो या पिया तू, अब तो खैर पिया आई डोंट थिंक नॉर्मल लाइफ में कोई किसी को पिया गया, बुलाता है। हाँ, हाँ। डार्लिंग गए, फिर जो भी रहा होगा। तो पिया हाँ, तू जो है ये भी मुझे लगता है हाई पिच का है गाना, और वो ऐसा लगता था कि ये गाना आशा जी के ऊपर सूट करता है, ये लता जी को सूट नहीं करेगा। आई डोंट नो कैसे वो डिस्टिंक्शन हम सबके मन में भी चल जाता था, कोई संगीत की समझ हो या ना हो। आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। तो आप कुछ लोगों का प्रोफाइल ऐसे होता है कि उनके प्रोफाइल से आपको लगता है कि वो ये गाना जो है उन्हीं पे सूट करेगा और किसी पे नहीं सूट करेगा। और कुछ गाने ऐसे लता जी के भी होंगे जो हमको लगेगा शायद आशा जी पे अलग साउंड करेगा। हम्म, बट Asha ji brought a tremendous amount of versatility and diversification of her talent. वो कुछ भी गा लेती थी और बहुत ही she would get like आपने पहले एक बार कहा था अभी कुछ देर पहले शायद कि वो हर उसमें घुस जाती थी, कैरेक्टर में, प्रोफाइल में, गाने हम्म, के हम्म, प्रोफाइल में घुस जाती थी।
So or she would channel that. हम्म, So हो जाता था. तो yeah, it was I think she had that profile कि वो कर सकती हैं उस तरह के गाने. तो आप थोड़ा ये पिया की तरफ जाइए ना उस कारवां के गीत के साथ। हाँ, बहुत टफ वाला है. पिया तू अब तो आजा, शोला सामन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा, हा 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 हा, मोनिका माय डार्लिंग. एंड आई थिंक इस गाने में मैं आपसे पहले बता रही थी कि जब वो स्टेज पे खड़े होकर गा रही थी तो वो शी लुक्ड एट द गिटारिस्ट बिकॉज द गिटारिस्ट वाज गोइंग टू से मोनिका ओ माय डार्लिंग. तो वो ऐसे कर हा हा हा, तो शी केप्ट स्टेपिंग बैक एंड द गिटारिस्ट केप्ट मूविंग टुवर्ड्स हर. So yeah, chemistry. She Flip. was creating that chemistry of the song on stage for the audience, and audience was going wild. It was just so adorable to watch. I think she was very open to do experiments with her singing as well as different genres of singing. जैसे हम बात करते हो गजल और भजन और कुछ वेस्टर्न टाइप के गाने अलग तरह के और and she was very very friendly with most of the heroines तो थी जैसे आप नीलम कोठारी कोठारी थी मेरे ख्याल से वो कोठारी. उनके बारे में कह रही थी आप तो कोई और बात ऐसी याद आती है आपको जो हम शुरुआत जहाँ से हमने की थी 2005 आप उनके साथ थी तो स्टेज से कोई ऐसा उनका इंटरेक्शन में से या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जो याद रह गई हो? नहीं तो उनके साथ जो मेरी इंटरेक्शन थी वो तो इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल बिकॉज मैं उनको भगवान समझ के उनके साथ उनके इर्द गिर्द मंडरा रही थी कि मुझे ये कैसे मौका मिल गया और मैं इसको आई शुड जस्ट सोक इन एवरी सेकंड आई कैन कि मुझे यूनिवर्स ने ये दिया है मौका और उनकी तरफ से था कि आई एम जस्ट अनदर ऑर्डिनरी पर्सन, मेरी साइड ठीक कर दो और मैं ठीक गा रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ. एंड मैं उनको सिर्फ एक ही माइंड सेट था कि मैं परफॉर्म करने आई हूँ और मुझे ऑडियंस को खुश करना है. जो इतना पैसा खर्च के और इतना दूर दूर लोग बैठे हुए हैं, 16,000 या 20,000 का क्राउड एक अरीना में हो, तो इतने सारे ऑडियंस को आप कैसे हर एक के साथ कनेक्ट करो कि लोग आपके साथ जुड़ के गा रहे हैं अपनी सीट में बैठे हुए, नो मैटर हाउ फार दे आर. तो उनका बिल्कुल अल्टीमेट गोल लाइक टुडेज परफॉर्मर्स. उस जमाने में जब वो जिस जमाने की सिंगर थी उस जमाने में थोड़ा अलग कनेक्शन होता था ऑडियंस का और इतने बड़े बड़े नहीं होते थे अरीनास और इतने बड़े बड़े शोज नहीं होते थे और ये कोई जरूरी नहीं होता था. एमसी वुड कनेक्ट विद द ऑडियंस, द परफॉर्मर वुड डू देयर परफॉर्मेंस, बट विद हर she made the MC redundant because हम लोग सॉरी आपको मौका नहीं मिला. नहीं बट I'll kind of relate here. ये जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज होती है ना उस तरह से मुझे लगता है विद ड्यू रिस्पेक्ट तो जो धार्मिक बातें कर रहे होते हैं उनको भी हंसाना पड़ता है, जो हंसाने वाले होते हैं उनको भी फिलोसॉफिकल बात करनी पड़ती है और जो सिंगर होते हैं उनको एक्टर की तरह अलग अलग ड्रेस पहन के आना पड़ता है. सो अब ये जो इंडियन आइडल और ये शोज हो तो यू आर अ परफॉर्मर वेयर बाय यू आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन योर सिंगिंग बट ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज XYZ थिंग्स जो कि पहले इतना कंपलसरी नहीं था. आप शांति से आए अपने डिग्निफाइड वे में आके अपने गाना गाए आप चले गए, थोड़ा बहुत कर दिया. बट अभी तो यू आर काइंड ऑफ मतलब ये जो वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ सिंगिंग ऑन स्टेज रहा है वो pretty much अब माँ का भी हो गया भारत में भी. Would you agree on that? नहीं, definitely, and I may be old fashioned, but I do not enjoy the large concerts too much. मेरे को जो सुकून, because मुझे लगता है music is something which gives me a lot of peace and balance. तो वो जो मुझे छोटी गैदरिंग्स में मिलता है, महसूस होता है, वो मुझे बड़ी गैदरिंग्स में नहीं होता कभी भी. वो बात ही नहीं आती है. एंड घर का खाना है तो बात अलग ही होती है. वैसी बात हो गई है, थोड़ी सी सोलफुल टच ज्यादा रहता है. मतलब बफे खा के मैं शादियों के बफे एंजॉय नहीं करती इसीलिए शायद कि मुझे वो इतना इलेबोरेट स्प्रेड नहीं चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए जो कि मेरे को सोल को सूद करे. दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ. प्रभु के गुण गाए. तो अब आप वो वाला गाना सुनाओ जिसमें चुराने की भी बात है
लेकिन उसमें यादों की बारात भी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत कहानी भी है उस गाने की। और वो भी, यू थिंक ऑफ ज़ीनत अमान wearing these white pants and with a guitar in her hand, and Asha ji is being her voice. तो ऐसे मजाक में मैं ऐसे करूं कि पहले उम्फ गर्ल के नाम पर वो, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट ऑफ हर काइंड, और अभी ऐसे हो गया है, वो होता है, आई एम एग्जैजरेटिंग, कि वो पवित्र लगने लग जाती है अभी अभी के हिसाब से। पहले वाले गाने ऐसे लगते थे बड़े सेंसुअल हैं, अब लगता है अरे नहीं यार वो तो बहुत अच्छा गाना था। ये एक ट्रांजिशन हो गया थोड़ा, बट एनीवे, बैक टू चुरा लिया। ट्रांजिशन तो डेफिनेटली होना भी चाहिए, थोड़ा ट्रांजिशन। एनी हाउ, बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना, चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, रा 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 रा, कहीं बदल ना जाना सनम। क्या बात है। तो जो होस्ट होता है उस तरह का कार्य में करते हुए आपको ना एक ऐसी फिल्म का नाम याद दिलाता हूँ जो बनाई थी देवानंद ने, और जो हाई पिच के गाने हैं, एनर्जेटिक गाने हैं, वैसा एक गाना लूट मार में भी था। 1980 में वो पिक्चर आई थी, और अगर आप क्विज की तरफ बताइए, आप पता कर सकती है कौन सा गाना था वो। मुझे इस वक्त सिर्फ ये दहशत हो रही है कि कौन सा हाई पिच गाना आप मुझसे गवाने वाले नहीं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करें तो सिर्फ एक लाइन में चला जाएगा। पर वो गाना ये था कि जब छाए मेरा जादू, और ओह, वो पूरा ही मतलब हैवी बीट्स और सब हैं उसमें से। हाँ, जब चाहे मेरा जादू कोई बच ना पाए, हाय। उनको काफी अपने जो ब्रीदिंग वगैरह पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती होंगी। कोई ऐसी बात उन्होंने शेयर की थी क्या कभी, कहीं और भी सुनी हो आपने? व्हाट वाज हर वे ऑफ सॉर्ट ऑफ मेंटेनिंग हर नहीं, वॉइस? I think it was just रियाज, and in fact somebody I think asked her कि आप रियाज सुबह उठ के रोज करती हैं? तो शी सेड कि मैं जब गाना हो गाती, मैं पूरा दिन गाती रहती हूँ, जब मेरे को दिल करे मैं गाती हूँ। मैं टिपिकली ये नहीं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है कि 5 बजे उठना है। तो वो मुझे उनकी बात बड़ी ह्यूमन लगी कि वो भार नहीं है आपके ऊपर कि आप 4 बजे उठ के रियाज़ करें। आप दिन में जब भी गाएँ, दिल खोल के आप बैठ के गाएँ। अपने गले को प्रैक्टिस करें, बिकॉज़ आई गेस जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन एक कोई और जगह पे मे बी अलग टाइम रहा होगा, तो उन्होंने कहा था वो सुबह 4 बजे उठ के रियाज करती थी, एंड दैट वाज हर, वो उसको बहुत एक्सेप्शनल नहीं मान रही थी। वो कहती मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो गाना ही गाना ही था। तो आई मीन सम आर ब्लेस्ड, आई मीन सोनू निगम भी बहुत अच्छा गाते हैं वगैरह जो भी है। आई वुड से यू आर आल्सो ब्लेस्ड इन योर ओन वे। तो आपकी इन ब्लेसिंग्स को लेते हुए तो हम दिल चीज क्या है की तरफ अगर जाएंगे थोड़ा सा। हाँ, उसमें तो बहुत ही खूबसूरत, उसकी सारी वर्सेस बहुत खूबसूरत थी, बट उसमें जो आई थिंक पहली वर्स है, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्तों दोस्तों को नहीं, माना के दोस्तों को नहीं, दोस्ती का खास, लेकिन ये क्या के गैर का, लेकिन ये क्या के गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। क्या बात, क्या बात।
तो मुझे लगता है हमने काफी गानों की फरमाइश आपसे कर दी या रिक्वेस्ट कर दी, पर कुछ दो एक और रख लेते हैं, बाकी जैसा आशा जी की इच्छा हो। पर उसमें से जैसे आपकी आज्ञा। मुझे ऐसे याद आया, एक पिक्चर आई थी रंगीला, और जो आप कह रही थी ना यूथफुल सिंगिंग वाले, उसमें जिस अलग तरह का स्ट्रक्चर था गाने के कंपोजिशन का, वो भी वो जिस एज में थी वहां पे उस लेवल पे जाके उस यूथफुलनेस को मेलोडियस वे में प्रेजेंट करना, आई थिंक दैट वाज आल्सो रिमार्केबल। आपको पता है रंगीला नहीं, रंगीला फिल्म का कौन सा गाना था उनका गाया हुआ? हाँ, वो उर्मिला मातोंडकर की उसमें। हाँ सो इमेजिन आशा जी इन हर probably 50s wearing a sari singing for Urmila Matondkar in her 20s in a short dress. हाँ हाँ So वो यूथफुल आवाज कैसी निकाली जाए, राइट? हाँ वो हाँ याई रे रोला ना 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 ना, चल मेरे संग संग चले दुनिया के रंग हो जा रंगीला रे, रंग क्या रंग बात। रंगीला रे। तो बहुत ही ये शी वाज, आपने सही कहा 50 प्लस थी वो, और तो उस हिसाब से मैच करना इट्स नॉट इजी। या आप आपका जो उनका फेवरेट गाना एक तो इजाजत का था, जैसे आपने बताया था, उसकी तरफ से हम समापन पे जाएंगे। उसके पहले एक और गाना था, उन्हीं का था क्या, वो अभी ना जाओ छोड़कर? हाँ, उन्हीं का था वो क्या था उसका? हाँ, उसका मैंने एक एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट द वर्स बिकॉज़ ये आजकल सब वही सुन रहे हैं हम जगह-जगह उनके, बिकॉज़ उनकी जी। उनकी याद में। हाँ हाँ। सो उसका था ये लाइनें थी कि जो खत्म हो इसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात, क्या बात। हम दोनों का था ये, आई थिंक देवानंद साहब। ये लोग, अब ऐसा लगता है कि एक, मुझे हमारे जोधपुर शहर के शायर निजाम साहब का एक शेर याद आता है कि उन्हें ढूंढने तुम कहाँ चल दिए, वो किरदार तो दास्तानों के थे। तो सब ये लोग दास्तान ही हो गए हमारे लिए, हम इनको ढूंढने के लिए कहाँ जा सकते हैं। बट मुझे ऐसे पता नहीं क्यों, लेकिन जगजीत सिंह भी बहुत याद आ रहे हैं, और उनके कुछ एल्बम आशा जी के साथ भी रहे थे। हालांकि आशा जी की गजलों को लेकर इतना ज्यादा लोगों में मतलब पहचान उनकी वैसे नहीं है। फिर भी जो इजाजत फिल्म थी वो गजल नुमा थे, वो कुछ गुलजार के गीत। तो आपने ये बात आर डी बर्मन के बारे में, गुलजार एक जगह बताते हैं कि आर डी उनकी मजाक बनाते थे कि ये ऐसे गाने ले आते हैं जैसे कल टाइम्स ऑफ इंडिया लेके आ जाएगा कि इसको इसको कंपोज करो। ये उस नेचर के कुछ गाने थे उनके। किनारा एक पिक्चर आई थी, उसमें गाने की बात कर रहे थे वो। वो मुझे अभी बोल याद नहीं आ रहे उसके, लेकिन बहरहाल। तो पर ये जो इजाजत वाले गाने भी ये बड़े डीप मीनिंग वाले हैं, एंड आपको एक अलग लेवल पे अपने आप को ले जाना पड़ता है ताकि आप उससे प्रॉपरली रिलेट कर सको। लेकिन आपका वो फेवरेट कैसे है? आपने उसमें क्या देखा उस गाने में, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास रखा है? उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग में तो बहुत डेप्थ है ही, और व्हेन यू थिंक ऑफ सामान तो ये वो लिटरली वो सामान नहीं जो जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन देयर इज लॉट ऑफ प्रोफंडिटी इन दैट। और दूसरा जो उन्होंने विजुअल्स क्रिएट किए बहुत ही खूबसूरत है। जो पहला उनका वर्स है कि पतझड़ है ना, पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट कानों में पहन के एक बार लौट आई थी, पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है, वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो। फिर वो एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो। फिर हम्म। वो 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का तिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं,
सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या बात। एक एक इजाज़त दे दो, बस जब इनको दफ़नाऊँगी, मैं भी वहीं सो जाऊँगी। क्या इट्स बात। लाइक क्या लिखा है लिखने वाले ने, क्या नहीं, लिखा है। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो इसमें या कहीं एक ऐसा भी था रेफरेंस कि हमने कैसी बेचारों सी एक्टिंग की थी, साइकिल पर पुलिस वाले ने बिना लाइट के पकड़ लिया था और बेचारों की हमने उसने एक चवन्नी दी थी, या हाँ, वो बिल्कुल। अठन्नी दी थी, उसमें एक चवन्नी मेरी थी, वही वो है। लौटा। हाँ, हाँ, वो तो वो मूवी में उन्होंने क्या किया था कि वो पहले बोल दिया था कि रेखा जी जो हैं वो चिट्ठी पढ़ रही हैं। हम्म नहीं, वो नसीर नसीर जी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, फिर वो पढ़ते-पढ़ते वो गाना शुरू हो गया जिसमें कि ये 3 वर्सेस डाल दिए। हम्म हम्म हम्म। सो दैट्स हाउ देयर एंड इट्स ब्यूटीफुली रिटन, ब्यूटीफुली रिटन। तो वनीता जी, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं वो कम होगा, तो फिर मैं क्या करूं उसके लिए, जितना है उससे काम चलाइए आप, और ये अपने यादों को फिर से आप दोहराइए 2005 की। और ये भी एक आशा जी की इच्छा रही होगी कि मुझे मालूम नहीं था जब मैं आपको अप्रोच करा था कि ये भी एक अवसर हुआ है आपके साथ, और ये इनके साथ भी हो गया। ये प्रियंका भी अमेरिका ही आ गई हैं, तो इनको भी अच्छा लगेगा फोटो देख के। और मुझे लगता है श्री श्री रविशंकर भी आशा जी के साथ इस रूप में भी हम सोचते हैं कि वो सबके जीवन में आर्ट ऑफ लिविंग से आशा बढ़ाने वाले हैं ही हैं। आशा जी की याद को साथ लेकर ये जो आपसे संवाद का एक सुंदर सा गुलदस्ता बना, और हमने हैरम स्टूडियो पर आपके साथ बात करने का ये आनंद पाया, तो इसके समापन में मैं एक और गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, और वो भी एक फिलोसॉफिकल है। आपको लगता है मैसेज होना चाहिए, तो आगे क्या होगा हमको पता नहीं है, और जो है वो यही है पल है। ये भी एक गाने में बात आई हुई है, उससे हम समापन करेंगे। वनीता जी प्लीज। जी, 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 मैं समझ गई आपका इशारा किस तरफ है, तो वो भी मैंने शायद मैं द देख रही थी उसके बारे में भी। हुँ। आगे भी जाने ना तू। अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है, ये पल उजाला है, बाकी अंधेरा है। क्या बात है। तो ये पलों का सुंदर गुलदस्ता, एक श्रृंखला ऐसी जिसमें हमने आशा जी को भी याद किया, जीवन को भी याद किया, जीवन की गहराई को विनम्रता से छूने का प्रयास भी विनीता जी ने और मैंने किया, आशा जी की यादों को अपने साथ रखते हुए। आपका तो धन्यवाद है ही है, और जिन जिन्होंने इसको देखा उनका भी धन्यवाद है। और बहुत मंगल कामनाओं के साथ हम इस तरह के कार्य करते रहें जिससे कि हम वहाँ जुड़ें जहाँ जुड़ने से हमारा जीवन सार्थक होता है। तो फिर एक बार वनिता जी को धन्यवाद करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना। थैंक यू सो नमस्कार। मच, थैंक यू सो मच।